साहित्य निधि में सुनिए, इस सदी में सामने आई हिंदी कथाकार वंदना शुक्ल की लिखी हुई कहानी सिर्फ एक घर। कोलतार की 4 लेन वाली चमचमाती लंबी वीआईपी रोड के किनारे स्थित पुराना बस स्टॉप दिखने में तो सामान्य था, जैसे सब होते हैं, लेकिन मेरे लिए वो खास था क्योंकि उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं जुड़ी हुई थीं जो मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती थीं कि बस स्टॉप सिर्फ बस में यात्रा करने वाले यात्रियों का प्रतीक्षालय भर नहीं होता, बल्कि यहाँ कहानियाँ भी बसती हैं जो बीसियों बसें यहाँ रुकने व गुजर जाने के बावजूद कहीं नहीं जाती। वे उन्हें सुनने और सुनाने वालों के जहन को अपना ठिकाना बना लेती हैं। एक दोस्त ने बताया था कि पहले यहाँ एक फटेहाल आदमी सालों से आकर बैठा करता था। लोग कहते थे कि यहाँ उसने अपनी प्रेमिका को किसी शहर से बाहर जाने वाली बस में बिठाया था, लेकिन वो फिर वापस नहीं लौटी। उस आदमी को भरोसा था कि गुमशुदा वो प्रेमिका एक दिन जरूर लौटेगी और वो उसे इस बस स्टॉप से घर ले जाएगा। बेमियाद और नाउम्मीद इंतज़ार ने उससे उसकी नौकरी, स्वास्थ्य, स्मृतियाँ, होशो हवास सब छीन लिया। वो इतना सिरफिरा हो गया कि ये तक भूलता गया कि इंतज़ार की लंबाई भले ही अनंत हो, लेकिन इंसान की उम्र निश्चित होती है। एक दिन ठिठुरती ठंड में अंततः उसका इंतज़ार खत्म हुआ और वो इसी बेंच पर सिकुड़ा हुआ मृत पाया गया। दुनिया के प्रत्येक मनुष्य के पास अपनी अपनी प्रतीक्षाएं होती हैं, जिनकी नियति अंततः अधूरा रह जाना ही है। यह भी उस व्यक्ति की अधूरी प्रतीक्षा का अंत था। अब सुनिए एक नई कहानी। कुछ हफ्तों से मुझे वो दोनों उसी बस अड्डे की बेंच पर प्रतिदिन बैठे मिलते जिस पर मेरे ऑफिस की बस आकर रुकती थी और मैं उसमें चढ़ता था। यद्यपि मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था, ना ही कभी उनसे कोई वार्तालाप हुआ था, लेकिन उनका मिलना इतना बेचूक था कि जिस दिन वे मुझे वहाँ बैठे नहीं दिखाई देते, जो बेहद कम होता, तो मैं उनके बारे में कुछ देर ही सही सोचता जरूर। वे दोनों एक वृद्ध दंपत्ति थे। पुरुष लंबा, दुबला, थोड़ा झुका हुआ, लेकिन चेहरे पर रौब के कुछ चिन्ह अब भी शेष थे। पुरुष के बगल में एक छड़ी टिकी रहती और पत्नी के कंधे पर एक सूती कपड़े का पीला झोला, जिस पर लाल अक्षरों से गायत्री शक्तिपीठ शांति कुंज हरिद्वार लिखा था, लटका रहता। उस झोले में से प्लास्टिक की पानी की बोतल की गर्दन और छतरी की मूठ झांकती रहती। कभी कभी बूढ़ी स्त्री के हाथ में एक पार्ले जी का या मोनेको बिस्कुट का खुला हुआ पैकेट होता और वे दोनों सामने की ओर देखते हुए बिस्कुट कुतरते रहते। अक्सर एक भूरे रंग का सड़क छाप कुत्ता वहाँ उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगता, तो बूढ़ी औरत बहुत प्यार से उसके सामने बिस्कुट डाल देती। वे दोनों वृद्ध दंपत्ति या तो धीरे धीरे बात करते रहते, लेकिन ज़्यादातर चुपचाप बैठे सड़क पर दौड़ते वाहन देखते रहते। दोनों पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार के लगते थे। आश्चर्य तब होता था जब वे भरी बरसात या जाड़े में भी छाता लगा अथवा टोपी, मफलर व गर्म कपड़े पहने वहाँ और उसी समय दिखाई देते। मुझे उनकी फिक्र होती कि वे बूढ़े हैं, कहीं बीमार ना पड़ जाएं, और ठीक उसी फिक्र के बाद ये बात जहन में उभरती कि आखिर ये लोग कौन हैं, कहाँ रहते हैं, यहाँ प्रतिदिन क्यों बैठते हैं। क्या इन्हें भी किसी खोए हुए अपने का इंतज़ार है जो किसी दिन बस से उतरेगा, और क्या इनका कोई रिश्तेदार, बेटा बेटी वगैरह नहीं है, और यदि है तो वे लोग इन्हें इस मौसम में आने से रोकते क्यों नहीं। तमाम पहेलियाँ थीं। दरअसल इन सब बातों की श्रृंखला मेरे अपने माता पिता से जुड़ती थी। पापा, जिन्हें डायमेंशिया यानी भूल जाने की बीमारी हो चुकी थी और हल्का सा लकवा भी। उनकी इस बीमारी ने जैसे पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। बेहद परिपक्व और समझदार पापा बच्चों की तरह हरकतें और जिद करते। कोई चीज़ रखकर भूल जाते तो माँ पर गुस्सा निकालते। भूल जाने को ना पापा और ना ही माँ ने कभी बीमारी की तरह स्वीकारा। बस दोनों अपनी अपनी तरह से नामालूम सी तकलीफ से लड़ते जूझते रहे। माँ की दृष्टि या तो ऊपरी हवा तक जाती या फिर उन्हें लगता कि उनके सुखी परिवार को किसी बुरी नज़र ने डस लिया है। पापा का बचपन लौट रहा था और माँ वक्त से पहले बुढ़ा रही थी। वो पापा का बच्चों की तरह ख्याल रखती, उनके साथ साए की तरह लगी रहती। कभी कभी मुझे लगता जैसे पापा की हर चीज़ माँ संभाल कर रखती थी। शायद पापा की याददाश्त भी उन्होंने संभाल कर एहतियात से रख ली है। जब पापा की याददाश्त ने उनका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि वे खुद कौन हैं, उनकी पत्नी, बच्चे, सबकी पहचान भूलते गए, तब माँ उन्हें उनकी याददाश्त लौटाने की भरसक कोशिश करती रहती।
फुर्सत के क्षणों में पिता के अतीत की एक एक गुमशुदा स्मृति माँ घटनाओं की शक्ल में कभी फ़ोटो एल्बम से, कभी पुरानी बातें याद दिलाकर एहतियात से पेश करती, लेकिन पापा लॉस्ट से उनकी ओर देखते रहते, कभी खींच जाते और कभी दयाने से होकर इधर उधर देखने लगते। माँ नहीं जानती थी कि बीमारी ऐसी भी होती है कि आदमी अपना अतीत वर्तमान सब भुला दे। उन्हें शायद लगता होगा कि बुढ़ापे में फ़कत यादों की गठरी ही तो बचती है आदमी के पास, जो बाज बखत खोल कर उनसे अपना जी बहला लेता है। यदि यादों की वो गठरी ही खो जाए तो? मैंने माँ को बाबा बैरागियों के ठिकाने पर आते जाते भी देखा है। कभी कभी मैं भी अचंभित होता कि कुछ बरस पहले तो पापा मुझसे देश दुनिया की बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, समझाया करते थे, और अब अचानक। और फिर एक दिन इन सब कोशिशों उम्मीदों का अंत हो गया, जब करीबन 7 वर्ष पहले पापा घर से गए तो वापस ही नहीं लौटे। यानी वो घर आना ही भूल गए और कहीं पखारे निकल गए। दुनिया इतनी भी छोटी नहीं है कि पापा किसी मोड़ की पुलिया या किसी बस स्टॉप अथवा प्लेटफॉर्म पर बैठे दिख जाते। पापा धीरे धीरे पापा से पहेली बनते गए, लेकिन हमने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश नहीं छोड़ी। उस वक्त मेरा MBA का अंतिम वर्ष था। इधर पढ़ाई पीक पर, उधर पापा गुम हो गए। मैं इकलौता पुत्र, ना मैं और रिश्तेदार कर पाए किया। अखबारों में उनके गुमशुदा होने की सूचना दी, इनाम घोषित किया, दीवारों पर मैं तस्वीर उनके खो जाने के इश्तिहार लगाए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आदमी ना रहे तो एक निश्चिंतता ये रहती है कि वो नहीं रहा, लेकिन जब अच्छा भला आदमी गुम हो जाए और मिले ही नहीं तो हमेशा उसके आने की गुंजाइश और उम्मीद बनी रहती है। ये एक विचित्र और पीड़ादायक स्थिति है। माँ न सधवा रही न विधवा। हालांकि माँ हालातों को जानती समझती थी और मैं तब पढ़ ही रहा था, इसलिए वो बेहद दुखी होने के बावजूद मेरे सामने तटस्थ रहने की चेष्टा करती। पिता तो मैं असमंजस में छोड़कर खो गए और फिर कभी नहीं लौटे, लेकिन माँ बाकायदा नहीं रही। माँ ने जितने कायदे और करीने से ज़िंदगी को जिया, उतनी ही विश्वसनीयता से वो हम सबसे विदा ले गईं। उनकी आंखें पथरा गई थीं, प्रतीक्षा करते थक गई थी। वे 2 वर्ष से अधिक पापा का इंतज़ार न कर सकें। माँ, जिनका देहांत हुए 4 वर्ष होने को हैं, लेकिन आज भी चाहे जब उनकी याद इतनी घनीभूत हो जाती है कि रोने लगता हूँ। कई बार अपनी पत्नी आशा से कहा भी कि माँ का हम दोनों ने कितना ख्याल रखा, उन्हें इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दी, फिर भी उनकी मौत को नहीं रोक पाए। बस स्टॉप पर बैठे इस वृद्ध दंपत्ति को देखकर वही सब पुरातीत उमड़ने लगता है। उस दिन बस आने में थोड़ी देर हो गई। मैं अपनी तयशुदा बेंच पर बैठा मोबाइल देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान उस बेंच पर था जो अभी तक खाली पड़ी थी। हालांकि 5-10 मिनट ही हुए थे, लेकिन वे दोनों तो समय के इतने पाबंद कि मुझे आने में भले ही विलम्ब हो जाए, लेकिन वो मुझे अपनी नियत जगह पर बैठे मिलते थे। मेरा उन दोनों से कोई रिश्ता या परिचय नहीं था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी फिक्र सताने लगी। न जाने आज क्या हुआ होगा, कोई बीमार तो नहीं पड़ गया, पता भी तो नहीं मालूम कि जाकर देख लूं। एक अजीब सी बेचैनी से मैं घिरने लगा। तभी मुझे बूढ़ी औरत दूर से लंगड़ाती हुई सी आती दिखी। न जाने क्यों मैं उठकर खड़ा हो गया, लेकिन कुछ सोचकर फिर बैठ गया कि वे पता नहीं क्या सोचेंगी। जब वे आकर बैठी तो मैंने देखा उनकी आंखें कुछ लाल और सूजी हुई थीं। मैं और बेचैन हो गया। मैं उठा और उनके पास जाकर नमस्ते किया। वे मुझे देखकर थोड़ी सकपकाईं, फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिए। आंटी, आज अंकल नहीं आए? मैंने जबरन सामान्य रहने की कोशिश करते हुए उनसे पूछा। हाँ, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? मैंने पूछा। बस ऐसे ही, बुढ़ापा है और क्या। डॉक्टर को दिखाया? मैंने आत्मीयता से कहा। कोई बीमारी हो तो दिखाएं। मैं समझा नहीं आंटी। सो रहे थे इसलिए उठाया नहीं, उन्होंने विषय बदला। क्या आपका घर VIP रोड, मेरा मतलब इसी लोकेलिटी में है? मैंने कुछ अधिक जानने की कोशिश की। हाँ, पास में ही है। आपके बच्चे वगैरह? कोई नहीं। तो यहाँ अकेले रहते हैं आप लोग? नहीं, हम तो बाहर रहते हैं। यहाँ तो महीने भर के लिए एक रिश्तेदार के यहाँ आए हुए हैं। वो सब लोग नौकरी या अपने अपने स्कूल कॉलेज चले जाते हैं। घर में मन नहीं लगता, इसलिए यहाँ आ बैठते हैं। उन्होंने बहुत सामान्य भाव से कहा। मेरी बस आ गई थी और मैं चला गया। अगले दिन देखा वे दोनों बुजुर्ग नियत जगह पर बैठे थे। उस दिन मैंने वृद्धा को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उन्होंने आशीर्वाद का हाथ उठाया। राहत मिली।
मैं महसूस कर रहा था कि अब उनका दिख भर जाना मेरे लिए पूरे दिन की आश्वस्ति का सबब होता था। उस दिन बारिश होकर चुकी थी। मैं जब बस स्टॉप पर पहुंचा तो वे नहीं थे। मैं देर तक उनकी प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन ऑफिस की बस आ गई। वे दोनों नहीं आए। उसके बाद उनका वहाँ अनुपस्थित रहना एक सिलसिला सा बन गया। मुझे खुद से कोफ्त हुई कि उस दिन आंटी से उनका पता क्यों नहीं पूछा। जाकर देखा था किसी के मेहमान हैं, कहीं बीमार तो नहीं हो गए। मन के किसी अंधेरे से कोने में अपने पिता की याद भी कौंध जाती। अंकल भी तो मेरे पिता की ही उम्र के हैं, कहीं वे भी तो। मैं सिहर जाता। माँ की बरसी थी। माँ को गए 4 वर्ष हो गए, लेकिन उनकी याद आज भी बिल्कुल नई है। हर बार की तरह उस दिन भी मैं छिपकर रोया। माँ दान पुण्य करने वाली महिला थीं। वो पिता के गुम हो जाने के बाद भी हर वर्ष उनके जन्मदिन पर टीका सिंदूर लगाए वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को वस्त्र, धन, गर्म कपड़े आदि देने के नियम से जाती थी, शायद इस उम्मीद में कि इन सब गरीब बेसहाराओं की दुआएं उन्हें लगें और पापा मिल जाएं। हालांकि मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन माँ के नहीं रहने पर मैं और आशा उनकी पुण्यतिथि पर वृद्धाश्रम जाते रहे। ऐसा करके सिर्फ माँ की आत्मा को शांति पहुँचाना और उनकी स्मृति को जिंदा रखना चाहते थे। उस दिन भी मैं और मेरी पत्नी आशा गए। वृद्धाश्रम की संचालिका मोहिनी वशिष्ठ ने हमारा हमेशा की तरह स्वागत किया। वे हमें पहचानती थीं और हंसमुख व दयालु स्वभाव की महिला थीं। उस वक्त उनके हाथ में मोबाइल था और वे किसी से बातें कर रही थीं। उन्होंने हाथ के इशारे से हमें वहाँ बैठने को कहा। हम दोनों बैठ गए। फोन पर बात खत्म कर उन्होंने वहाँ की नौकरानी शांति को बुलाया। वो आ गई। सुनो, परसों वो 4 नंबर रूम में जोशी जी आए हैं ना, उन्हें ज़रा बुलाओ। जी मैडम, कहकर शांति चली गई। मैंने कहा, मैडम आज माँ की पुण्यतिथि है, ये वस्त्र वगैरह लाए हैं। अच्छा अच्छा, बैठिए, आप चाय तो पीते हैं, मंगवाऊँ? उन्होंने कहा। नहीं मैडम, हम घर से अभी चाय नाश्ता करके ही चले थे। तभी मेरी कुर्सी के सामने एक बुजुर्ग आकर खड़े हो गए। जोशी जी, आपके बेटे का फ़ोन आया था, वो कल आएगा। उसे कुछ पेपर्स और आपके साइन लेने हैं। मैंने उनकी तरफ देखा और मैं हतप्रभ रह गया। ये बस स्टैंड पर मुझे नियमित रूप से बैठे मिलने वाले बुजुर्ग थे। ठीक है, मैं चलूँ अब? बुजुर्ग का निरीह सा स्वर मुझे सुनाई दिया। हाँ जाइए, बस इसीलिए बुलाया था कि जब बेटा आए तो यहीं रूम में मिलें। कल लंच के बाद आने को बोला है उसने। उन्होंने कुछ नहीं कहा और वे चले गए। वे बेहद थके हुए और कुछ ज़्यादा दुर्बल लग रहे थे। हाँ आप बताइए भाई साहब, तो आप ये सब वृद्धों को देने के लिए लाए हैं? जी हाँ, आशा ने कहा। आप ये तोहफे इन्हें खुद अपने हाथों से उन लोगों को देंगे या हम बाद में दे दें? मोहिनी मैडम ने पूछा। इसका कोई जवाब पत्नी आशा ने दिया तो था, लेकिन मैं अब भी सहज नहीं था। मुझे बार बार बुजुर्ग का चेहरा याद आ रहा था। मैडम, ये ओल्ड पर्सन कौन थे? मेरा मतलब यहाँ कैसे? मुझे लगा जैसे शब्द अचानक फिसल गए हों। अच्छा, आप जोशी जी की बात कर रहे हैं? ये अभी 4 रोज़ पहले ही यहाँ आए हैं। ये किसी प्राइवेट फर्म में उच्च पद पर थे। इनके 3 बेटे हैं। अपने बेटों को इन्होंने उच्च शिक्षा दिलवाई। रिटायरमेंट के बाद इसी शहर में 3 मंजिला एक मकान बनाया, जिसके लिए इन्होंने अपने गांव की पुश्तैनी जायदाद का कुछ हिस्सा भी बेच दिया। एक बेटा विदेश में नौकरी करता है और 2 यहीं रहते हैं। अच्छे पद पर हैं, लेकिन कोई बेटा इन्हें रखना नहीं चाहता। सुनकर मैं बेचैन हो गया। इसका मतलब उस दिन आंटी झूठ कह रही थी कि वे यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आए हैं और मेहमान हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था कि वे निसंतान हैं। मैडम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैंने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शांति, इन्हें जोशी जी के कमरे में ले जाओ, मोहिनी मैडम ने आदेश के स्वर में कहा। शांति आ गई। मैं और आशा उसके साथ उस कमरे तक गए जिसके सामने मनोहर विद्याधर जोशी, कमरा नंबर 4 लिखा था। कमरे का दरवाज़ा यूं ही बाहर से भिड़ा था। शांति ने हौले से खटखटाया और खोल दिया। आइए, उसने कहा। हम दोनों शांति के पीछे कमरे में आ गए। उस वक्त जोशी जी पलंग पर अधलेटे मोबाइल में कुछ देख रहे थे और मिसेज जोशी नीचे खिड़की से आती धूप में चटाई पर बैठी गीता पढ़ रही थी। सर, ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं, शांति ने कहा और चली गई। मैंने और आशा ने उन दोनों के चरण स्पर्श किए। अंकल हतप्रभ से हमें देखने लगे और कुछ सकचाते हुए उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे उनके हाथ में थोड़ी कपकपाहट सी महसूस हुई। अंकल, आप मुझे पहचाने? मैंने थोड़ा मुस्कुरा कर कहा। उन्होंने मुझे चश्मे से कुछ गौर से देखा, फिर अपनी पत्नी की ओर देख कर बोले, हाँ,
कुछ पहचाना सा चेहरा लग रहा है। उनकी याददाश्त सलामत है, मुझे आश्वस्ति हुई। आंटी, आप तो पहचान गई होंगी। अब मैं आंटी से मुखातिब था। आंटी के चेहरे पर शर्मिंदगी की छाया थी। बोली, हाँ हाँ, तुम बस स्टैंड पर मिलते थे ना। जी आंटी, अभी अंकल को देखा तो आप लोगों से मिलने की इच्छा हुई। यहाँ कैसे आए, क्या तुम्हारा भी कोई? जोशी जी ने पूछा। मैंने उनके आधे वाक्य पर ही बोला, आज माँ की पुण्य तिथि है, माँ भी यहाँ आया करती थी बुजुर्गों को दान देने। मिसेस जोशी ने वाक्य पूरा किया। मैं कुछ सकपका गया। नहीं, दान नहीं, दरअसल उन्हें भी इन बुजुर्गों से बहुत सहानुभूति थी। तो तुम्हारी माँ नहीं है? जोशी जी ने कहा। जी हाँ, अभी 4 साल पहले उनका देहांत हो गया। और पिता, वो तो है ना? मैं सहसा भावुक हो गया। पता नहीं, मैंने कहा। जोशी जी और मिसेस जोशी दोनों ने कुछ अचंभे से देखा। अंकल, उन्हें डायमेंशिया की बीमारी हो गई थी, भूल जाते थे। एक दिन वो घर से गए तो वापस ही नहीं लौटे। भाग्यशाली थे, जोशी अंकल ने धीरे से बुदबुदाया। ओह, मतलब लापता? ये तो बहुत बुरा हुआ, जोशी आंटी ने कहा। बेटा, हम जैसे बदनसीबों को तो ये बीमारी भी नहीं होती। बुरा मत मानना, अगर यादें और उम्मीदें जो होती हैं ना, वो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। खैर, ये घर नहीं है, वरना चाय ज़रूर पूछ लेते, जोशी अंकल ने मोबाइल बगल में रखते हुए कहा। नहीं अंकल, चाय पी कर आए हैं। अरे इन्हें लड्डू खिलाओ मास्टर ने, जोशी जी ने बहुत आत्मीयता से आंटी से कहा। वो उठी और एक स्टील का डब्बा लेकर आई जिसमें 4-5 लड्डू थे। लो खाओ बेटा, यहाँ आते वक्त बड़े बेटे ने बहू से बनवा कर रख दिए थे, इन्हें अच्छे लगते हैं ना, जोशी आंटी ने कहा। मैं बाहर से सामान्य था, लेकिन मेरे भीतर हाहाकार मचा हुआ था। मैंने और आशा ने आधा आधा लड्डू खाया। 2 गिलास पानी लाकर जोशी आंटी ने रख दिया, जो उन्होंने वहीं कमरे में रखे थर्मस में से अभी अभी निकाला था। अंकल, यहाँ कैसा लग रहा है? मैंने पूछा। लगना तो अब सब बंद हो गया है जेंटलमैन। जवानी में जो सपने, इच्छाओं, योजनाओं और उम्मीदों के महल खड़े करते हैं ना, ये उम्र उन्हीं को टूटते हुए देखने की होती है। जानते हो, जवान लोग टूटे हुए तारों को देखकर अपनी विश पूरी करते हैं। वो नहीं जानते कि ये तो हम बूढ़ों के टूटे हुए सपनों के खंड हैं। ये बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते हैं, जोशी आंटी ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? जोशी आंटी आशा से पूछ रही थी। अभी नहीं है बच्चे, आशा ने कुछ शर्माते हुए कहा। ज़्यादा उम्मीदें मत पालना, मेरा मतलब बच्चों से। अपने कर्तव्य पूरे करना और अपने भविष्य के लिए यादों के अलावा कुछ धन भी बचाकर जरूर रखना। जोशी जी कुछ भावावेश में थे। तभी शांति आ गई। सर, आपको मैडम बुला रही हैं, उसने कहा। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। नमस्कार, जोशी जी ने वहीं बैठे कहा। मिसेस जोशी हमें कमरे के दरवाजे तक छोड़ने आईं। आते रहना अच्छा लगा, उन्होंने कहा। जब हम मोहिनी मैडम के कमरे तक पहुँचे, उस समय वो हमारे लाए हुए पैकेट्स देख रही थीं। बेहतर होगा आप ही इन तोहफ़ों को बुज़ुर्गों को दे दें, आपको दुआएं देंगे, उन्होंने आशा से कहा। मैडम, एक बात पूछना थी, थोड़ी व्यक्तिगत है, मैंने हचकचा कर कहा। जी कहिए ना, निसंकोच कहिए, मोहिनी मैडम ने कहा। ये जो जोशी जी और मिसेस जोशी हैं, इन्हें हम अपने साथ ले जा सकते हैं? कुछ देर मोहिनी मैडम और आशा मेरी ओर भौचक्की सी देखती रहीं। ऐसा कुछ यहाँ की नियमावली में तो नहीं लिखा गया, शायद इसलिए कि इन बूढ़े लोगों को ले कौन जाएगा। मतलब ले जा सकते हैं, मैं कुछ उत्साहित था। क्या आप इन्हें पहले से जानते हैं? मोहिनी मैडम ने सवाल किया। जानते तो नहीं, लेकिन पहचानते हैं। देखिए, ये तो मैं नहीं पूछ रही आपसे कि पहली बार में ही आपने उनमें क्या देखा कि आप ये अनुरोध कर रहे हैं, जबकि यहाँ उन जैसे कई जोड़े हैं। रहा सवाल उन्हें यहाँ से ले जाने का, तो कोई रिश्तेदार होता तो फिर भी कुछ कोशिश की जा सकती थी, लेकिन एक अनजान। मैडम, जो लोग इन्हें यहाँ छोड़कर गए वो इनके रिश्तेदार ही तो थे, ब्लड रिलेटिव्स, इनके अपने बेटे। मैं कुछ विचलित था। हाँ, ये तो सही है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं शर्मा जी कि सब जानते हैं कि वो सही हैं, फिर भी उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। जी, तो फिर मेरे इस आग्रह पर आप विचार नहीं कर सकती? मैं यही मानूं? मेरे स्वर में थोड़ी निराशा थी। ये तो ट्रस्टीज से पूछना पड़ेगा, और फिर जोशी जी के भी तो 3 पुत्र हैं, उनकी अनुमति भी लेनी होगी, मोहिनी मैडम ने नियम से अवगत कराया। जी, वैसे एक रास्ता है, मोहिनी मैडम ने कहा।
जी बताइए। आप लोग इन्हें कानूनी प्रक्रिया से गोद ले लीजिए, मेरा मतलब कोशिश करके देखिए। क्या ये संभव है? मेरी आंखें चमक से भर गईं। क्यों नहीं? जब लोग अनाथ बच्चों को गोद ले सकते हैं तो अनाथ बुजुर्गों को बच्चे क्यों नहीं ले सकते? इन्हें भी तो अनाथों की तरह ही यहाँ छोड़ दिया जाता है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग अपने बड़े बूढ़ों को यहाँ फीस देकर छोड़ जाते हैं और भूल जाते हैं। कुछ लोगों के पास इन्हें यहाँ छोड़ने के अभिजात्य बहाने होते हैं। मसलन हम विदेश में रहते हैं, हमारे माता पिता वहाँ बहुत लोनली फील करते हैं, या यहाँ ये अपनी आयु के लोगों के साथ रहेंगे तो इनका मन लग जाएगा। घर के लोगों के पास इन्हें सुनने का समय नहीं है। हमारी नौकरियां बाहर हैं और ये अपने शहर में अपने हम उम्रों के साथ रहना चाहते हैं, इत्यादि। आपकी बातों से मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। प्लीज़ मुझे कोई उपाय बताइए कि जोशी दंपति को मैं अपने साथ ले जा सकूं। कुछ देर मोहिनी मैडम सोचती रहीं। ऐसा करिए, कल आइए 2 बजे, तब तक मैं कोई उपाय खोजती हूँ। वैसे चांसेस बहुत कम हैं, आपको इन्हें ले जाने की अनुमति शायद हम नहीं दे पाएंगे। मैं भी यहाँ की एम्प्लॉय ही तो हूँ, मुझे नियम मानने होंगे। जी धन्यवाद। भले ही मैं अपनी कोशिशों में असफल हो जाऊं, लेकिन आपने कम से कम कल तक एक आशा की रोशनी तो दिखाई ही दी। आपका आभारी हूँ, मैंने कहा, और मैं और आशा बाहर निकल आए। दूसरे दिन मैं नियत समय पर वृद्धाश्रम के ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ 3 लोग और बैठे हुए थे। एक वकील, 2 ट्रस्टीज़ और एक खुद मोहिनी मैडम। सर, ये आ गए मिस्टर शर्मा। यही जोशी जी उनकी वाइफ को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मोहिनी मैडम ने परिचय कराया। आइए शर्मा जी, बैठिए, एक बुजुर्ग ट्रस्टी ने कहा। मैंने उन तीनों को प्रणाम किया और सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। देखिए, ऐसा कोई केस तो हमारे पास अभी तक नहीं आया कि कोई युवा दंपति किसी बुजुर्ग को अडॉप्ट करने की गुजारिश करें। 10 वर्ष पहले एक युवा अनब्याही लड़की जरूर यहाँ आई थी, जिसने खुद को एक एनजीओ की कार्यकर्ता बताया था। वो एक बुजुर्ग औरत को ले गई थी, लेकिन उसे इसलिए सौंप दिया गया था क्यों? एक तो वो इसी शहर की थी और दूसरे उस बुजुर्ग औरत का कोई रिश्तेदार नहीं था और वो स्वयं उस लड़की के साथ जाने को तैयार थी। सर, एक बात और, मोहिनी मैडम ने टोका। सब लोग मोहिनी मैडम की तरफ देखने लगे। किसी को गोद देने के बाद हम उस बुजुर्ग को उनके हाथ सौंप तो देते हैं और कई शर्तें भी रहती हैं, लेकिन हमारे लोग उन पर नज़र रखते हैं कि कहीं वृद्धों से नौकरों का काम तो नहीं करवाया जा रहा। विदेशों में ऐसे केस बहुत होते हैं। सर, मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। मैं और मेरी पत्नी दोनों बहुत सहृदय, धार्मिक और ईमानदार हैं। जोशी दंपति को किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। ये मैं और मेरी पत्नी आपको लिख कर भी दे सकते हैं। आप लोग बेशक चाहें जब आकर देख सकते हैं। कुछ देर वो बुजुर्ग न्यासी सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, जोशी जी और उनकी पत्नी को बुलाओ। यदि वो तैयार हैं तब बेटों से अनुमति लेंगे। शांति जोशी जी को बुलाने गई। सर, मुझे नहीं लगता कि जोशी जी जाने को तैयार होंगे। उच्च पद पर रहे हैं और बहुत स्वाभिमानी हैं। जब से यहाँ आए हैं काफ़ी तटस्थ से हो गए हैं, मौन रहते हैं और विरक्ति का भाव आ गया है उनमें। नाराज़ भी जल्दी होते हैं। मोहिनी मैडम अभी कह ही रही थी कि जोशी जी सपत्नीक आए। आइए जोशी जी, वकील ने कहा। वे दोनों कुर्सी पर बैठ गए। सर, ये मिस्टर मिसेस अतुल शर्मा हैं, शायद आप इन्हें जानते हैं, वकील शिवमोहन ने कहा। कुछ खास नहीं, जोशी जी ने मेरी ओर देखकर कहा। वैसे दोनों अच्छे दंपति हैं, कल मिलने आए थे हमसे। ये आपको अपने साथ अपने घर ले जाना चाहते हैं, वकील ने बिना लाग लपेट कर अपनी बात कह दी। कुछ देर जोशी जी इधर उधर देखते रहे, फिर बोले, कितने दिन को? मतलब? वकील समेत सभी उपस्थित जनों ने जोशी जी की ओर सवालिया नज़रों से देखा। मतलब टीवी के किसी प्रोग्राम के लिए ना, कोई धारावाहिक या आपके इस ओल्ड एज होम के प्रमोशन के लिए? अरे नहीं नहीं, वकील हंसकर बोला, ये लोग आपको हमेशा के लिए ले जाना चाहते हैं अपने घर। हमेशा के लिए? कुछ देर जोशी जी भौचक्के से मेरे ओर देखते रहे, फिर वकील साहब से बोले, हम कोई कुत्ते बिल्ली हैं क्या कि कोई भी ले जाके अपने खूंटे से बांध दे? और फिर हम बुढ़े ठुड्डों को क्यों कोई अपने साथ ले जाएगा? हम तो वो चौपाए हैं बरखुरदार जो बूढ़े हो चुके हैं, किसी काम के नहीं। अंतिम पंक्ति उन्होंने मेरी ओर देखते हुए बोली। कुछ देर कमरे में सन्नाटा रहा। अंकल, आप मत चलिए, आप यहीं रहिए, लेकिन ऐसा कहकर हमारा दिल ना दुखाइए। चलो आशा, कहकर मैं उठ खड़ा हुआ। तभी एक अधेड़ आदमी भीतर आया। जोशी जी की ओर देखकर बोला, अरे पापा, आप यहाँ हैं? मैं आपको आपके रूम में देख रहा था। आप इनके सुपुत्र हैं? वकील साहब ने पूछा।
जी हाँ, पापा को देखने आया था कि इनका मन लग रहा है या नहीं। बैठिए, दरअसल आपसे एक अनुमति लेनी थी, वकील साहब ने कहा। हाँ जी, कहिए ना। ये अतुल शर्मा और उनकी पत्नी आशा शर्मा हैं। ये जोशी जी यानी आपके पिताजी और आपकी माता जी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। मेरा मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, पूरे विधि विधान से, लेकिन आपकी अनुमति जरूरी है। कुछ देर वो अधेड़ व्यक्ति अविश्वास से सबकी ओर देखता रहा, फिर बोला, आर यू जोकिंग? नहीं, मजाक नहीं कर रहे, वकील ने कहा। श्रीमान, क्या आप जानते हैं कि मुझ समेत इनके 3 बेटे भी हैं जो बड़ी नौकरियों में हैं। हमने एक मोटी फीस चुकाकर उन्हें यहाँ इसलिए छोड़ा कि इन्हें वहाँ बहुत अकेलापन फील होता है। यू नो, इनका भरा पूरा परिवार है। ये मेरे माता पिता हैं, और कोई अपने माता पिता को किसी दूसरे को गोद दे सकता है क्या? कमाल है, आप लोग इतने वेल एजुकेटेड होते हुए भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब आप नहीं दे रहे अनुमति? ट्रस्टी ने कहा। सवाल ही नहीं उठता। वो हमारे माता पिता हैं और रहेंगे। वो कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी नहीं हैं, ना ही अनाथ हैं कि कोई भी ऐरा गैरा अपने स्वार्थ के लिए ये साजिश करे। और फिर यदि हमने ये अनुमति आपको दे भी दी तो समाज में कितनी बदनामी होगी हम तीनों भाइयों की। कैन यू इमेजिन? जोशी जी विस्फारित नज़रों से पूरा वार्तालाप सुनते रहे, फिर अचानक पत्नी से बोले, सुनो, इधर आओ। दोनों कुर्सी से उठ खड़े हुए और बिना किसी से कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गए। सब लोग उन्हें देखते रह गए। देखा आपने, मेरे माता पिता को ये सुनकर ही कितना कष्ट हुआ। वे ये सहन ही नहीं कर पाए कि उनके बेटे होते हुए कोई ऐसी वाहियात बात करे। हम लोग आभिजात्य परिवार के लोग हैं, गंवारों जैसे लड़ते झगड़ते नहीं। इसलिए आपसे विनम्रता से कह रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यही हमारा अंतिम फैसला है श्रीमान। हम तो इनकी खुशी चाहते थे मिस्टर जोशी। हम आपको या आपके माता पिता को बिल्कुल कष्ट देना नहीं चाहते थे। माफ़ कीजिएगा, आपको हमारे आग्रह से कष्ट पहुंचा हो तो। सही है, उन पर पहला हक तो आपका ही है, आप उनके बेटे हैं। चलो आशा। मैं उठ गया। जोशी जी और उनकी पत्नी एक छोटा सा सूटकेस, एक छाता और मिसेस जोशी के कंधे पर लटकता गायत्री शक्तिपीठ का वो झोला लटकाए कमरे में दाखिल हुए। अपने बेटे को हम दुखी नहीं देख सकते। चलो गुड्डू, तुम सही कह रहे हो। जब हमारे 3 बेटे हैं तो हम किसी और के घर क्यों जाएं? उन्होंने अपने बेटे से कहा। लेकिन पापा, क्यों, क्या हुआ? यहाँ की फीस बेकार जाएगी, हम चले गए तो? यही फिक्र है ना तुम्हारी? वो भी हमने और तुम्हारी माँ ने सोच लिया है। तुम गांव की ज़मीन के कागज़ों पर साइन लेने आए थे ना हमारे। समझ लेना कि वो फीस की भरपाई हो गई। फिर वकील की ओर मुखातिब होते हुए बोले, रोज़ रोती है मास्टरनी अपने 5 साल के नातिन को याद करके। तुम्हें कोई मेड रखनी पड़ेगी ना बेटा उसके लिए, काहे को खर्चा करते हो? उसकी दादी है तो उसकी देखभाल करने को। जोशी जी अपनी पत्नी को देखकर बोले। वो भावुक हो रहे थे। आंटी की आंखें नम थीं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल पापा, बेटे ने धीरे से कहा। मैं कल आता हूँ आपसे बात करने, अभी मुझे जाना है। कहकर जोशी जी का बेटा बिना जवाब दिए प्रतीक्षा किए निकल गया। जोशी जी और उनकी पत्नी हतप्रभ से जाते हुए बेटे को देखते रहे। फिर उन्होंने अपना छोटा सा सूटकेस उठाया और वृद्धाश्रम के अपने कमरे की ओर वापस जाने लगे। पीछे पीछे मिसेस जोशी थकी हुई सी उनका अनुकरण करने लगी। तभी मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने जोशी जी से वो बक्सा ले लिया और कहा, अंकल आइए। लेकिन हमें जोशी जी की परमिशन भी तो लेनी होगी शर्मा जी, वकील ने कहा। जोशी जी वहीं कुर्सी पर बैठ गए, फिर धीरे से बोले, श्रीमान, वैसे तो रिश्ते कागज़ों के मोहताज नहीं होते। बताइए मुझे कहाँ साइन करना है? यहाँ इस ब्लैंक पेपर पर आपको दस्तखत लिखनी है। बेटा, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, उन्होंने मुझे आदेश के स्वर में कहा। जी अंकल, बोलिए। मैं और मेरी पत्नी अपने बेटों के साथ नहीं रहना चाहते। हम अतुल शर्मा के आग्रह पर उनके साथ उनके घर जाना चाहते हैं। जब जोशी जी उस कागज़ पर कांपते हाथों से हस्ताक्षर कर रहे थे, मिसेस जोशी पल्लू से अपनी आंखें पोंछ रही थीं। अभी आप सुन रहे थे वंदना शुक्ल जी की लिखी हुई एक बेहद भावनात्मक, मार्मिक और संवेदनशील कहानी, सिर्फ एक घर। एक घर, सिर्फ घर ही तो चाहिए था वृद्ध माँ बाप को। 3 बेटों के होते वृद्धावस्था में माँ बाप को एक घर नहीं नसीब हुआ। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।